दिनों में भारतीय रेलवे खासा चर्चा में रही। पिछले दिनों एक खबर आई जिसमें कहा गया कि रेल मंत्रालय 50 रेलवे स्टेशन और 150 ट्रेनों की कमान निजी कंपनियों के हाथ में देने वाली है। इसके लिए खाका तैयार करने के लिए रेलवे ने एक कमेटी का गठन किया। यह सब कुछ खबर में तब आया जब नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने रेलवे को एक पत्र लिखा जिसमें 50 रेलवे स्टेशंस को विश्व स्तरीय बनाने की बात कही गई थी। हालांकि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार रेलवे का निजीकरण नहीं करने जा रही है, बल्कि निवेश लाने के लक्ष्य से पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर विचार कर रही है। इसके बावजूद रेल मंत्रालय की इस पहल पर विवाद हो गया है। हाल ही में रेलवे के कर्मचारियों सहित आम लोगों ने सरकार की इस पहल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हालांकि सरकार की कोशिश है कि निजीकरण के जरिए यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सके, लेकिन सरकार की इस नेक मंशा के बावजूद सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल है कि क्या सरकार ने निजीकरण के नकारात्मक प्रभाव को साधने के लिए कोई उपाय किया है? क्या सरकार ने दूसरे देशों में रेलवे के निजीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है? रेल किराए में इजाफे और रेलवे में भर्तियों समेत तमाम पहलुओं पर चिंता जताई जा रही है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लिहाजा सवाल है कि क्या इतने बड़े कदम उठाने से पहले सरकार को एक सार्वजनिक चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? आइए इन्हीं पहलुओं पर विचार करते हैं। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने हाल ही में 6 एयरपोर्ट के निजीकरण के अनुभव के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि ट्रेनों को निजी कंपनियों के हाथ में सौंपकर उसे भी बेहतर किया जा सकता है। इसी आधार पर उन्होंने ट्रेनों के निजीकरण के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाने का भी सुझाव दिया। फिर यह बात भी सामने आई कि अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को एक पत्र लिखा है जिसमें रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने की चर्चा थी। इसमें कहा गया कि 50 स्टेशनों को वरीयता के आधार पर विश्व स्तर का बनाया जाए और इस काम में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ यह भी खबर आई कि रेल मंत्रालय ने 50 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों के निजीकरण के लिए एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी में नीति आयोग के सीईओ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, आवासन और शहरी मंत्रालय के सचिव और रेलवे के फाइनेंशियल कमिश्नर शामिल हैं। नीति आयोग एक ऐसी योजना पर जोर दे रहा है जिसमें निजी निवेश को आकर्षित करके स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र का समग्र विकास किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर निजीकरण का मतलब है कि रेलवे को परिचालित करने वाले आवश्यक साधन मसलन पटरियां, स्टेशन, कर्मचारी आदि रेलवे के ही रहेंगे। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और टिकटिंग जैसे काम निजी कंपनियां करेंगी। ऐसे में सवाल है कि रेलवे के निजीकरण के क्या कारण हैं? दरअसल भारतीय रेलवे सरकार के ऐसे उपक्रमों में आती है जो लगातार आर्थिक नुकसान उठाकर घाटे में चल रही है। इसकी मुख्य वजह है कि रेलवे में नफा नुकसान का सही आकलन सरकार के पास नहीं है। फिर भारतीय रेलवे अपने बुनियादी ढांचे और सेवाओं के आधुनिकीकरण के साथ तालमेल रख पाने में भी नाकाम रही है। टिकटिंग, खान-पान, कोच रखरखाव और टिकट चेकिंग जैसे पहलुओं पर रेलवे ग्राहकों को बेहतर सुविधा मुहैया नहीं करा पाती है। तकनीकी स्तर पर भी रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई है और यही कारण है कि समय समय पर रेल दुर्घटना की खबरें सामने आती रहती हैं। इसके अलावा रेलगाड़ियों का समय प्रबंधन भी भारतीय रेलवे के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद है। दूसरी तरफ 2014 में रेलवे बोर्ड ने प्रमुख रेल परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के लिए विवेक देबरॉय समिति का गठन किया था। इस समिति ने वर्ष 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रेल के डिब्बों तथा इंजन के निजीकरण की बात कही। समिति ने रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए एक अलग कंपनी के निर्माण की भी सिफारिश की। लिहाजा माना जा रहा है कि सरकार के इस पहल के पीछे इस समिति की सिफारिशों का भी योगदान है। फिर सवाल है कि निजीकरण के क्या फायदे होंगे? रेलवे के निजीकरण के पीछे सरकार का मकसद रेलवे को घाटे के दुष्चक्र से बाहर निकालना है। दशकों से रेलवे की छवि घाटे में रहने वाले उपक्रमों वाली बन गई है। लिहाजा रेलवे के पास चुनौती है कि रेलवे को कैसे मुनाफे में लाया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि टिकटिंग और रखरखाव जैसे काम निजी कंपनियों को सौंपने के बाद रेलवे में घाटे का सिलसिला खत्म हो सकता है।
निजीकरण के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि इससे बेहतर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। रेलवे से लोगों को सबसे अधिक शिकायत यह रहती है कि प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता यात्रियों द्वारा किए गए भुगतान से मेल नहीं खाती। यह भी सच है कि अब रेलवे के किराए बढ़ाए तो गए, लेकिन यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने पर खास काम नहीं हो सका है। ऐसे में उम्मीद है कि रेलवे में निजी कंपनियों के आने से बेहतर प्रबंधन संभव हो पाएगा और इस समस्या को आसानी से खत्म किया जा सकेगा। इसके अलावा रेलवे में दुर्घटनाओं की बारंबारता भी एक बड़ी समस्या है। कई अध्ययनों में सामने आया है कि देश में ट्रेन दुर्घटनाओं का सबसे मुख्य कारण रखरखाव की कमी है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर हमें इन दुर्घटनाओं पर रोक लगानी है तो निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति देनी होगी। दूसरी ओर अभी तक रेलवे में रेलवे बोर्ड का एकाधिकार रहा है, लेकिन अगर रेलवे का निजीकरण किया जाता है तो रेलवे में एकाधिकार को समाप्त कर प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा होगा। इससे ग्राहकों को न केवल बेहतर सुविधा प्रदान की जा सकेगी, बल्कि इससे रेलवे को मुनाफा पहुंचाने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकेगा। फिर सवाल है कि क्या इसके कोई नकारात्मक पक्ष भी हैं? भारत के संदर्भ में बात करें तो रेलवे भारत की लाइफलाइन समझी जाती है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रेलवे से अछूता हो। देश के करोड़ों लोग इससे जुड़े हैं। जाहिर है सरकार की किसी भी पहल से करोड़ों लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अगर निजी कंपनियां भर्ती के स्तर तक साझेदारी करेंगी तो कर्मचारियों की छंटनी की आशंका भी जताई जा रही है। यह भी मुमकिन है कि स्थायी या ठेके पर मिलने वाली नौकरियों की जगह कैजुअल नौकरियां ही मिलें। जिन 150 ट्रेनों को निजी हाथ में देने की बात हो रही है, उनके किराए के स्वरूप के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह तेजस का किराया तय करने की छूट IRCTC को दी गई, अगर वही पैटर्न बाकी ट्रेनों में भी अपनाया गया तो आम लोगों का एक बड़ा भाग इससे प्रभावित होगा। यकीनन आम लोगों की जेब पर इस महंगाई की मार पड़ेगी। एक बात यह भी गौर करने वाली है कि सरकार लोगों के टैक्स के पैसे से बिछी पटरियों और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निजी कंपनियों को मुनाफा कमाने की इजाजत दे रही है। ऐसे में जब ज्यादातर ट्रेनें निजी हाथों में जाएंगी और उनकी ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए सरकारी ट्रेनों में देरी की जाएगी, तो यकीनन जनता द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के साथ इंसाफ नहीं होगा। तेजस ट्रेन को दी जाने वाली इस सुविधा का खासा विरोध हो चुका है। इससे इतर देखें तो रेलवे के निजीकरण से इसकी कनेक्टिविटी के सीमित हो जाने की भी आशंका है। भारत सरकार के पास रेलवे का स्वामित्व होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह लाभ की परवाह किए बिना राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी मुहैया कराती है, लेकिन रेलवे के निजीकरण से ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। हम सभी जानते हैं कि निजी कंपनियों का सबसे बड़ा मकसद लाभ कमाना होता है और उन्हें जिस क्षेत्र से लाभ नहीं होगा वे वहां सेवा देना बंद कर देंगी। अपने व्यवहार में अप्रत्याशित होने के कारण निजी कंपनियों में जवाबदेहिता की भी कमी पाई जाती है। ऐसे में रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इस तरह का प्रयोग किसी जोखिम से कम नहीं होगा। फिर सवाल है कि आगे की राह क्या हो। गौरतलब है कि रेलवे हमेशा ही तमाम तरह की चुनौतियों से घिरी रही है, बात चाहे यात्रियों की सुरक्षा की हो या फिर नफे नुकसान की। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि निजीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं, लिहाजा निजीकरण द्वारा एक पक्षीय चुनौतियों का हल नहीं हो सकता। दरअसल रेलवे का निजीकरण एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और दुनिया भर में इसका मिला जुला अनुभव देखने को मिला है। इसलिए इस पहल में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों की बात करें तो ब्रिटिश रेलवे का निजीकरण बेहद विवादास्पद रहा है। निजीकरण के विरोधियों का तर्क है कि निजीकरण से कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि यात्री किराया अधिक है, ट्रेनें पहले की अपेक्षा ज्यादा विलंब से चलती हैं, फ्रेंचाइजिंग प्रणाली लचर है और यात्रियों में खासा असंतोष है। इसलिए ब्रिटेन में रेलवे को निजी हाथों से छीनकर इसका फिर से राष्ट्रीयकरण करने की योजना है। हालांकि जापान में रेलवे का निजीकरण बेहद प्रभावी रहा है। न सिर्फ लागत में कमी आई बल्कि सेवाओं में भी सुधार हुआ है। भारत की बात करें तो सरकार का कोई भी उपक्रम, चाहे वह बैंकिंग हो या पावर सेक्टर या फिर दूरसंचार कंपनी, इनके बारे में न तो ज्यादातर लोग जानते हैं और न ही सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। इसलिए अमूमन लोग उनके निजीकरण या विलय आदि की परवाह नहीं करते, लेकिन भारतीय रेल लोगों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी है। लोग इसे अपनी संपत्ति मानते हैं, इसलिए इसका निजी हाथों में जाने से लोगों पर बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह समझने की है कि रेलवे के निजीकरण की जरूरत ही क्यों पड़ी।
इसमें कोई शक नहीं कि सरकार के पास विजन की कमी या उसके ढुलमुल रवैये के कारण सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों की न तो व्यवस्था ठीक हो पाती है और न ही लोगों को सुविधाएं मिल पाती हैं। जाहिर है, इससे जनता त्रस्त होती है और फिर सरकार निजीकरण की तरफ भागती है। दूसरा सवाल यह भी है कि क्या सरकार खुद इतनी सक्षम नहीं है कि रेलवे को मुनाफे में पहुंचा सके। संसाधनों से लैस और दशकों के अनुभव के बाद भी सरकार की अक्षमता चिंता का विषय है। इसलिए इस बात पर संदेह है कि निजी कंपनियां रेलवे को फायदा पहुंचा सकेंगी। यह सच है कि निजीकरण के बाद यात्रियों की सुविधा में इजाफा होगा और यात्रा आसान हो जाएगी, लेकिन यह सब मोटे रेल किराए की कीमत पर ही मुमकिन हो सकेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी। इसलिए यह भी जरूरी है कि इस बड़े कदम को उठाने से पहले एक व्यापक सार्वजनिक चर्चा हो। भारत में रेलवे के निजीकरण का स्वरूप क्या होगा और इसके क्या प्रभाव होंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लिहाजा यह जरूरी है कि एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाए।